अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बच्चों, आवाज़ आ रही है? जी मैम। चलिए ठीक है। जी बेटा, प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेरी किसी बच्चे की, लेक्चर नंबर 9 में? नो मैम। नो ठीक मैम। है। कैसा जा रहा है बिहेवियरल साइंसेस का सब्जेक्ट अब तक? किसी को मैम कुछ अच्छा जा प्रॉब्लम, रहा है। सॉरी, कुछ समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन, या कोई चीज़ ऐसी है जो समझ से बाहर है? बट दिस इज़ के बिहेवियरल साइंसेस इज़ क्वाइट ईजी। ठीक है, वही बात है कि जो चीज़ें हमें पता होती हैं, मेमोरी, लर्निंग, नॉलेज, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म, एथिक्स, वही सारी चीज़ें हमने राइट डाउन कर ली हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड स्टिल अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई क्वेरी हो तो दे कैन आल्सो हैव अ इंडिपेंडेंट जूम मीटिंग विद मी काउंसलिंग आवर्स के अंदर, जो एलएमएस पे मैंने अनाउंस कर दिए हैं। आप लोगों ने एलएमएस ओपन किया है? नो मैम, अभी देख लेते हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, एलएमएस पे मैंने अपडेट कर दिए है। ठीक है, लेक्चर्स भी अब तक के 9 लेक्चर्स आपके मैंने वहाँ पुट कर दिए हैं। ठीक है, और वीक वाइज जिस तरह हम चल रहे हैं तो उस तरह हम साथ साथ लेक्चर्स भी पुट कर दूंगी मैं। और जिस वीक में आपका कोई क्विज होगा या जिस वीक में कोई असाइनमेंट होगी, ठीक है, वो भी मैं अनाउंस कर दिया करूँगी ऑन एलएमएस। एलएमएस को रेगुलरली खोल के चेक करते रहा करें। वैसे भी अब अपडेट हो गया है तो अब उसकी सेटिंग्स जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं, बट स्टिल मैंने उसको बहुत ज़्यादा जो है ना इजी और मिनिमाइज थोड़ा रखने की कोशिश की है। मैंने बहुत ज़्यादा स्टफ पुट नहीं किया है वहाँ पे। ठीक है मैम इसका मिड कब होगा? बेटा, मिड दिसंबर में, दिसंबर के आई गेस डेट आपको फाइनलाइज हो जाएगी, लेकिन दिसंबर में। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं पे। मैम ये लेक्चर जो है वो स्टडी मटेरियल में है। जी बेटा, लेक्चर्स आपके स्टडी मटेरियल में हैं। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। आज जो हमारा लेक्चर है ये भी बहुत ही फेमिलियर सी इसमें बातें हैं और बहुत फेमिलियर चीज़ें हैं। थिंकिंग, व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कॉमन बैरियर्स टू क्रिएटिव थिंकिंग, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी प्रोफाइल। ओके, सो इन जनरली स्पीकिंग, व्हाट इज़ थिंकिंग? वी ऑल नो अबाउट दिस। ठीक है, अपने वर्ड्स में इसको हम डिस्क्राइब करने की कोई बच्चा ट्राई करे कि व्हाट इज़ थिंकिंग, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग? एनीवन? उर्दू में बता दें बच्चा, बहुत ही प्लान एक थिंग्स। जी प्लान थिंग्स। बेटा, आई कैन नॉट हियर यू, सॉरी। मैम व्हेन वी प्लान समथिंग वी थिंक। यस, एग्जैक्टली, व्हेन यू प्लान समथिंग। ठीक है, और मैम फोकस करते हैं किसी चीज पे बहुत ज्यादा। फोकस करते हैं, मैम किसी चीज को कंसिडर करना। एग्जैक्टली, प्लान करना, कुछ कंसिडर करना, किसी चीज़ के बारे में जो है डीप फोकस करना, किसी चीज़ की को अटेंशन देना, ऑल दिस थिंग, दीज आर कलेक्टिवली इंक्लूडेड इन थिंकिंग। ठीक है, इसको अगर हम देखें, डिफाइन करें in behavioral sciences, thinking is the mental process involving the manipulation of both information from the environment, ठीक है, कि हम environment से जो information ले रहे हैं उसको manipulate करना। ठीक है, अब मैन्यूपुलेशन का वर्ड बहुत अच्छा यहाँ पे इन्होंने फिट किया है, बहुत अच्छा यूज़ किया है, जिसमें सारी चीज़ें कंबाइन आ जाती हैं कि आपने उसको परसीव किया, उसको एसेस किया, उसको इंटरप्रेट किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैन्यूपुलेशन के वर्ड के अंदर आ रही हैं, from the environment and the symbols stored in the long term memory। और हमारी मेमोरी के अंदर, लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो चीज़ें स्टोर्ड हैं वो भी हमारी थिंकिंग में। हम कभी कभी पुरानी चीज़ें सोच रहे होते हैं बैठ के, ठीक है, तो वो जो सोचने का प्रोसेस है, दैट इज थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, थिंकिंग व्हेन वी सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक अ डिसीजन। नाउ देर आर टू फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग बेसिकली। एक होती है इमेजेस के थ्रू, ठीक है, विजुअल कॉन्सेप्ट, एक विजुअल होता है और एक होता है कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। ठीक है,
विजुअल में आती हैं, इमेजेस में आती है विजुअल इमेजरी। अब इसमें क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का भी, द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग इवन दो द इवेंट और द ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्चुअली व्यूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी जगह की बात करते हैं अपने, बहुत कॉमन ले लें, आप अपनी ननिहाल की बात करते हो कि मेरे दादा का घर ऐसा है, मेरी नानी का घर ऐसा है, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। तो फौरन आपके माइंड में उस घर की पिक्चर आ जाती है। इज दैट सो? दैट इज बिकॉज ऑफ विजुअल इमेजरी ऑफ आवर माइंड। ठीक है, हम एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे, लेकिन उसकी एक इमेज हमारे आईज में, हमारे ब्रेन में व्यू होती है। कैन एक्टिवेट द ब्रेन एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल परसेप्शन सच एज ऑक्सीपिटल लोब। और हमारी जो ये एक इमेज आ रही है, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम सोच रहे हैं तो आ रही है, ये हमारा जो विजुअल एरिया होता है ब्रेन का वो ऑक्सीपिटल लोब में होता है। ठीक है, विजुअल परसेप्शन का, जो आपकी विजुअल स्टिमुलसेस को परसीव करता है, वो एरिया इज इन ऑक्सीपिटल लोब ऑफ योर ब्रेन। तो वहाँ पे उसको एक्टिवेट करता है बाकायदा ये इमेज जो है। Images don't have to be visual, however they can be auditory or even olfactory. Auditory वही बात है कि हम कुछ सुनते हैं, तो हमने अगर कुछ देखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द नेम ऑफ बुर्ज खलीफा इन दुबई, और इफ आई टेक द नेम ऑफ फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद और बादशाही मॉस्क इन लाहौर, तो आपको ये सुन के, ठीक है, ऑडिटरी स्टिमुलस के थ्रू यू कैन विजुअलाइज इट। ठीक है, इसी तरह ऑल्फैक्टरी है कि व्हेन यू स्मेल समथिंग, किचन में कुछ पक रहा है, आपने अभी देखा नहीं है पर आपने स्मेल किया तो आपको पता चल जाता है जी ये चीज़ बन रही है। ठीक है, एक इमेज उसकी आपकी माइंड में आ जाती है। विजुअल इंफॉर्मेशन अलाउ अस टू स्कैन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, विजुअल इंफॉर्मेशन से जो हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी स्टोर्ड है मेमोरी में, वो हम स्कैन कर लेते हैं। आंसर क्वेश्चंस एंड हेल्प अस प्लान अ कोर्स ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल इसकी है जी, इमेजरी इन आवर थिंकिंग, सपोज वी नीड टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ एन एकड़, हाउ टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमसे कोई पूछता है कि जी व्हाट इज द साइज ऑफ एन एकड़, एक एकड़ कितने का क्या साइज होता है एकड़ का, जमीन का। ठीक है, तो हम उसको ये बताएंगे कि 43,560 स्क्वायर फीट एकड़ होता है। उसको कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या कहा है। ठीक है, इस तरह तो फीट्स का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, लेकिन अगर विजुअल इमेजरी की हेल्प से हम उसे ये कहते हैं जी एक फुटबॉल फील्ड के साइज का, या एक क्रिकेट ग्राउंड के साइज का होता है एक एकड़। ठीक है, तो बिकॉज क्रिकेट ग्राउंड देखा हुआ है, वो माइंड में आ जाएगा कि अच्छा इतना एरिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत हेल्पफुल हो जाती है विजुअल इमेजरी की वजह से हमारी थॉट का प्रोसेस, हमारी थिंकिंग का प्रोसेस। ओके, नाउ सेकंड थिंग दैट कम्स इन थिंकिंग इज कॉन्सेप्ट्स। डेफिनेशन इसकी, a concept is a symbolic construction representing some common and general features of objects or events. लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं। ठीक है, जो हमारी लाइफ में गुजर चुके हैं पास्ट में, जो प्रेजेंट में हैं इवेंट्स, या इवन अपकमिंग इवेंट्स। ठीक है, उन सब की एक कॉमन एंड जनरल सिंबॉलिक कंस्ट्रक्शन जो होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट। ये है इसकी डेफिनेशन इन द टर्म्स ऑफ बिहेवियरल साइंसेस। ओके, सो व्हाट, और कॉन्सेप्ट का हमें पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमारे ब्रेन में ऑलमोस्ट कुछ भी हमने करना है, किसी भी चीज़ का हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका एक कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। ठीक है, कि हमने इस तरह से ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और फिर जाके हमने इस काम को इस तरह से सरअंजाम देना है, राइट। What would it be like if we had to deal separately with each individual animal, event, object and person in the environment? ठीक है, how can we learn from all of them? अब अगर जो हमें किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, ठीक है, हमें पता ही नहीं होता कि व्हाट इज़ अ टीचर, व्हाट इज़ अ डॉक्टर, व्हाट इज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, और हम हर इंडिविजुअल को कहते कि बस ये एक इंसान है, तो इस तरह अगर हम देखते तो हमारे इर्द गिर्द तो इतने इंडिविजुअल्स और इतने एनिमल्स हैं, हम एनिमल्स को स्पेसिफाई ना कर सकते कि ये कैट्स हैं, ये डॉग्स हैं, ये जो है बर्ड्स हैं, ये हमारे पास लाइन्स हैं, टाइगर्स हैं, लाइक डिफरेंट उसको स्पेसिफाई करना। ठीक है, इसी तरह ऑब्जेक्ट्स को कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ चेयर एंड अ टेबल। ठीक है, अगर हम किसी बिल्कुल छोटा सा कोई बच्चा है, लाइक इन्फेंट है, जैसे ही उसको कुछ समझ आना शुरू होती है, तब से हम उसे बता देते हैं कि दिस इज़ अ चेयर, इट हैज़ 4 legs,
ठीक है, and you sit on it. This is a table. It has four legs and you have to place things on it. ठीक है, there is a difference between a chair and a table. ये जो difference है ये किस तरह clear होता है? ये उसके concept में चीज़ चली जाती है कि जी ये chair होती है, ये table होता है, ठीक है, ये स्टूडेंट होता है, ये डॉक्टर होता है, ये पॉलिटिशियन होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो बचपन से आप लर्न करना स्टार्ट कर देते हो. एडवांटेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट मेकिंग. क्या कॉन्सेप्ट मेकिंग के एडवांटेजेस हैं? ऑब्वियसली लाइटन द लोड ऑन द मेमोरी, enhance the ability to communicate. They also allow us to make predictions about animals, events, objects, and people. एग्जाम्पल है मच ऑफ वॉट वी लर्न इन स्कूल, स्पेशली प्राइमरी स्कूल. ठीक है, ये वही आ गया कि प्राइमरी स्कूल में छोटे लेवल पे बच्चे होते हो जब आपको सिखाए जाते हैं द कंसेप्ट ऑफ कलर्स, व्हाट इज रेड, व्हाट इज ब्लू, ये सारी चीज़ें बचपन में सिखाई जाती हैं. लेटर्स, species of living organism, that this is a cat, this is a dog, these are different species, whole numbers, fractions, time, ठीक है, distance, all these things are included in our concepts. So concepts are important class of language symbols used in thinking. Concepts को हम second एक term use कर सकते हैं उसके लिए, that it is a class of language symbols. नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, थिंकिंग में दो चीज़ें थी, एक हमारे पास विजुअल इमेजरी एंड सेकंड कॉन्सेप्ट्स. नाउ कमिंग टू एडवांस लेवल ऑफ थिंकिंग, यू कैन से प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसमें आ जाती है. वी इनकाउंटर विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स डेली. योर कंप्यूटर हैज़ फॉलन प्रे टू अ वायरस, शर्ट बटन हैज़ फॉलन ऑफ, योर मोटर बाइक वोंट स्टार्ट. ये तो बहुत लेम से प्रॉब्लम्स बताए हैं. आजकल तो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं सबके. Some problems are easy to solve, some are difficult, and some are unsolvable. Now, the problem we must solve differ along several dimensions. ठीक है, अब एक प्रॉब्लम जो है वो हमें एक ही उसका, जिस तरह है ना मैथ की प्रॉब्लम या एल्गोरिथम की, अलजेब्रा की, तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता. उसको हमने डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट डायमेंशन से सॉल्व करना होता है, जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं. One way problems differ is that some of them are well defined and some of them are ill defined. अब दो टाइप्स आ गई हैं जी प्रॉब्लम्स की. एक होते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, एक होते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स. ये क्वेश्चन भी आपसे शॉर्ट आंसर्स वगैरह में, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि व्हाट इज अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम एंड व्हाट इज एन इल डिफाइंड प्रॉब्लम. तो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है कि दीज प्रॉब्लम्स हैव ऑल कंपोनेंट्स स्पेसिफाइड. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैथ का क्वेश्चन है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, द गोल ऑफ द प्रॉब्लम इज क्वाइट क्लियर. उसका गोल हमें पता है कि हमने उसका आंसर फाइंड आउट करना है. ठीक है, द हाउ शुड आई फॉर्मेट माई कंप्यूटर टू फिट इन 500 वर्ड्स ऐसे ऑन 2 पेजेस. ठीक है, ये जो कंप्यूटर में सॉल्व होने वाले एल्जेब्रा में, एल्गोरिथम में, मैथ में, थ्योरम्स हैं, इक्वेशंस हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, या फिर वो प्रॉब्लम्स जिनका आंसर येस या नो में सॉल्व होता हो, ठीक है, वो एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है. ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम होती है, जिसका हमें हमें पता ही नहीं है कि मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्या बनेगा, ठीक है, उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, दैट इज इल डिफाइंड प्रॉब्लम. ठीक है, उस प्रॉब्लम का हमें गोल क्लियर नहीं कि हमने उसे सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन आई राइट द टाइप ऑफ पेपर दैट विल फेच मी अ हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स. ठीक है, आप पेपर लिखते हैं, आप अपना एग्जाम देते हैं, पेपर देते हैं, तो मतलब क्या लिखेंगे या कैसे लिखेंगे उसमें कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिले. इसका, इस प्रॉब्लम का कोई एक सर्टेन आंसर नहीं है. अच्छा, नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स.
ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में ये आता है कि व्हेन यू रिकॉग्नाइज दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, यू कैन रिमेंबर वेदर यू फेस्ड अ सिमिलर प्रॉब्लम इन द पास्ट और नॉट। ऑब्वियसली हमारी मेमोरी में स्टोर्ड होता है कि अगर एक हमें कोई प्रॉब्लम आई है तो उस तरह की प्रॉब्लम हमसे हम पहले डील कर चुके हैं या नहीं। तो अगर कर चुके होते हैं तो हम उसका सोल्यूशन अपनी मेमोरी से रिट्रीव कर लेते हैं। ठीक है, इफ अ प्रॉब्लम is new, no solution in long term memory, LTM stands for long term memory, you can use different strategies to attack the problem। तो फिर हम different strategies को devise करते हैं उस problem को solve करने के लिए।
ठीक है। तो अगर वो प्रॉब्लम हम पहले उससे डील कर चुके हैं, सो वी कैन रिट्रीव द सॉल्यूशन। एंड इफ द प्रॉब्लम इज न्यू, कोई सॉल्यूशन हमें नहीं पता, तो हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिवाइस करते हैं ताकि हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आवाज़ आ रही है बच्चों मेरी? जी मैम। ठीक है। यस मैम, पहले आपका माइक म्यूट था, अब आ रही है। राइट, ठीक है। ओके, सो देर आर टू जनरल अप्रोचेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं, एक होती है एल्गोरिथम्स और एक होती है ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है, एल्गोरिथम्स में क्या आता है, उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिस तरह जो एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी रेसिपी या रूल है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जिससे हमें सॉल्यूशन गारंटेड मिलेगा। एक मैथ की इक्वेशन है, उसको हमने सॉल्व करना है, उसका एक पूरा रूल है हाउ टू सॉल्व दोज इक्वेशंस ऑफ मैथ्स, और उससे हमें गारंटी होती है कि हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, उसका आंसर मिल जाता है। एग्जांपल्स में आती है कि जी, अ मैथमेटिकल फार्मूला यूज्ड टू डिटरमिन एरिया बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड विड्थ। किसी ग्राउंड का, किसी ज़मीन की जगह का हमने एरिया फाइंड आउट करना है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ठीक है, उसका आंसर क्या है कि उसका सॉल्यूशन हमें पता है कि जी उसकी लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकल आएगा, वो उसका पेट सॉल्यूशन है। ठीक है, दैट इज एल्गोरिथम्स। An algorithm do not provide answers when problem is not clearly specified. Algorithm हमारी well defined problems का आंसर करता है, जो हमारी ill defined problems होती हैं उनके आंसर्स नहीं प्रोवाइड करता। Some problems are so vast that algorithms are simply out of the question. अब फॉर एग्जाम्पल हम चेस प्लेयर्स को देख लें, चेस जो है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड गेम। उसमें अगर एल्गोरिथम आप डिवाइस करते भी हो ना, एक स्ट्रेटेजी, ठीक है, या एक रेसिपी, तो उससे आपको कंफर्म नहीं होता कि आप जो है ना सोल्यूशन पे आप जो है अपनी गेम जो है उसको विन कर सकोगे या नहीं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत वास्ट हो जाती है। ह्यूरिस्टिक्स होते हैं कि these are simple efficient rules which people often use to form judgments and make decisions. ठीक है, डेली लाइफ में जो हम यूज कर रहे हैं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, जो हमारी अप्रोच है दैट इज ह्यूरिस्टिक अप्रोच। दे आर मेंटल शॉर्टकट्स that usually involve focusing on one aspect of a complex problem and ignoring others. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो हम उसका पहले एक एस्पेक्ट देखते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम है तो फिर उसको आगे फर्दर कैरी करते हैं कि अच्छा ये हो गया, अब नेक्स्ट क्या करें, अब नेक्स्ट क्या करें, और इस तरह हम उसका शॉर्टकट्स के थ्रू, या रूल्स होते हैं जो हमारे माइंड में सेट होते हैं, एथिक्स आ जाते हैं इसमें, प्रोफेशनलिज्म, हर चीज़ किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो इस अप्रोच को हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं मोस्टली इन आवर लाइव्स। These are educated guesses or rules that are used to solve a problem. The use of heuristic does not guarantee a solution. अब इसमें एल्गोरिथम में और इसमें ये डिफरेंस होता है कि एल्गोरिथमिक अप्रोच में हमें सोल्यूशन गारंटी होता है। ठीक है, इट गारंटीज अ सोल्यूशन, बट इन ह्यूरिस्टिक अप्रोच डज नॉट गारंटी अ सोल्यूशन। इट मेक्स मोर एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम दैन यूजिंग एल्गोरिथम। ऑब्वियसली ये जो है क्योंकि हमने सिर्फ सोचना है, गेस करना है, रूल्स फॉलो करने हैं, तो ये जो है टाइम कंज्यूम नहीं करती इतनी। एल्गोरिथम में एक प्रॉपर हमारे पास एक मेथोडोलॉजी है जिसको हमने फॉलो करना है, एक फॉर्मूला है जिसको अप्लाई करना है, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एग्जाम्पल इसकी इन्होंने तो लेम सी दी है कि अ डॉक्टर वांट्स टू ऑब्टेन एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रायर टू अ सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है, हमें पता है कि सर्जिकल इंटरवेंशन से पहले, किसी भी ट्रीटमेंट से पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होती है पेशेंट की। ठीक है, ऑल्दो देयर डज नॉट एग्जिस्ट स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। अब डॉक्टर जो है कोई एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर नहीं है, ठीक है, कि हमने कितनी इंफॉर्मेशन पेशेंट को देनी है। ठीक है, तो एज अ रूल ऑफ थंब, ठीक है, अब हीरोइस्टिक उसकी अप्रोच है थिंकिंग में, तो एज अ रूल क्या होता है कि हम 5 जनरल इंफॉर्मेशन के एरियाज पेशेंट को बता देते हैं, डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके कोई अल्टरनेट्स हैं सर्जरी के अलावा भी, और उसकी प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस कि वो कब तक ठीक हो जाएगा, कितना ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसका जो रिकवरी रेट है, ये जो है रूल बना हुआ है कि ये चीज़ें हम जनरल इंफॉर्मेशन दे देंगे। अदरवाइज कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी हद तक प्रोवाइड करनी है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, तो इसी वजह से इसका कोई स्टैंडर्ड
रूल नहीं होता। What are the obstacles and aids to problem solving? Researchers have compared problem solving of experts and non-experts and found that experts know more information that they can use to solve the problem. This is a fact. ठीक है कि obviously जो experts होते हैं उनके पास problem solve करने के लिए ज़्यादा information होती है, वो ज़्यादा better way में problem को handle कर सकते हैं rather than the non-experts. Experts know how to collect and organize information and are better at recognizing patterns in information that they gather. अच्छा जी, अब strategies used to solve problems may become obstacles in problem solving. जो हम strategies use कर रहे हैं ना problem solve करने के लिए, वो ही बीच में हमारी obstacle बन जाती हैं to solve the problems. For example, mental set, assumptions. ठीक है, हमारी ऐसी एजम्पशंस होती हैं कि जो हमारे किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑब्स्टैकल बन सकती हैं। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑब्स्टैकल बनेगी। रिजिडिटी है, रिजिडिटी से यहाँ पे मुराद है कि कोई किसी बंदे में कितना एक वो हार्ड है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी लीड्स टू रिजिडिटी। ठीक है, इन सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, इन सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ अ सिचुएशन, यू शुड बी फ्लेक्सिबल। ट्रांसफर, ठीक है, these are some examples. Now, making decisions. Each day we make dozens of decisions. What to wear, what to eat, what to say, what to do. These are all our decision making in daily life. What is the easiest mode of transportation bank today? For example, we have to make a decision that we have to go through Uber, we have to go through the auto rickshaw, or we have to take a car, or we have to go through the local transport or the university bus. ठीक है, ये सारा एक ट्रांसपोर्टेशन बैंक है। आज हमने कौन सा मोड अप्लाई करना है, कौन सा मेथड लेना है टू गो समवेयर, ठीक है, दिस इज आवर decision making power. Some decisions making involves choosing among proposed solutions to a problem. कुछ डिसीजंस हम इस तरह बनाते हैं कि हमें पहले ही सॉल्यूशंस पता होते हैं प्रॉब्लम्स के, ठीक है, और हम वो चूज कर लेते हैं कि यार ये वाला जो है ना, ये डिसीजन इसके साथ में जाऊंगी। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं लाइफ की, जिसको इन्होंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है एक साइंटिफिक फॉर्म में, एक सब्जेक्ट की फॉर्म में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूड 7 स्टेप्स। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के इन्होंने कहा है कि देयर आर 7 स्टेप्स। हाउ डू वी मेक डिसीजंस? The human being enable us to process vast amount of information quickly and accurately. We as a humans have enormous amount of अल्लाह ताला का एक ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना दिया। हमारा ब्रेन जो है, जो इंफॉर्मेशन को बहुत क्विकली, बहुत एक्यूरेटली और बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। Heuristics are often helpful and economical and can lead to good decisions. Heuristic approach जो है thinking की, that is problem solving की, that is more helpful and more economical daily life के decisions लेने में। कोई भी algorithm बैठ के नहीं निकालने लग जाता अपनी किसी problem का, unless वो problem ही उस type की हो, ठीक है। आप heuristic approach use करते हो। क्रिएटिव थिंकिंग। नाउ व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? इसको डिफाइन करेंगे तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशंस दैट अदर पीपल हैव नॉट थॉट ऑफ बिफोर। यानी वो सॉल्यूशंस जो न्यू होते हैं, ठीक है, आप बैठे बैठे आपने क्रिएट किए हैं, उसके नाम से पता चल रहा है। जो चीज़ आप न्यू क्रिएट कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है। सो द प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग मे बी अ न्यू एंड यूनिक वे ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, जो न्यू तरीके से एक यूनिक वे में हम जो है ना अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, सोच रहे हैं इन अ क्रिएटिव थिंकिंग टाइप ऑफ वे, ठीक है। तो वो जो है सारी चीज़ हमारी क्रिएटिव थिंकिंग में आ रही। क्रिएटिव थिंकर्स वेदर आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, जो भी होगा क्रिएटिव थिंकिंग, जिसकी माइंड जो है क्रिएटिव थिंकर होगा, ट्राइज टू क्रिएट समथिंग न्यू अंडर द सन। ये एक फ्रेज यूज की जाती है कि कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते हैं।
अच्छा जी, कॉमन बैरियर्स क्या हैं क्रिएटिव थिंकिंग के? हमारे पास 3 टाइप के बैरियर्स आते हैं, ठीक है। इमोशनल बैरियर्स होते हैं, कल्चरल बैरियर्स होते हैं और परसेप्चुअल बैरियर्स होते हैं। इमोशनल बैरियर्स में ये होता है कि हम अपनी इमोशन से ही डर जाते हैं, ठीक है, कि इंक्लूड इनहिबिशन, फेयर ऑफ फेलियर, इनएबिलिटी टू टॉलरेट, एम्बिग्विटी, कि हमें श्योर ही नहीं है, एम्बिगुअस है। एम्बिग्विटी कहते हैं किसी चीज़ के बारे में श्योर ना होना, किसी चीज़ के बारे में शक करते रहना, गैर उसके बारे में एक उर्दू की टर्म होती है कि एम्बिगुअस हूँ, लाइक ही शक है उसके सच होने पे, एम्बिग्विटी है, ठीक है। एंड एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म। कल्चरल बैरियर्स में ऑब्वियसली कल्चरल बैरियर्स हर एरिया के, हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जिसमें ये होता है कि जो आपके बैरियर्स हैं उसमें आपकी इंट्यूशंस, प्लेजर, ह्यूमर, फीलिंग्स, इन चीज़ों को कल्चरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। दोज आर कल्चरल बैरियर्स। और परसेप्चुअल बैरियर्स में क्या होता है कि इंक्लूड हैबिट्स लीडिंग टू फेलियर टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप ठीक तरीके से आइडेंटिफाई ही नहीं कर सक रहे। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है या आपकी जो परसीव करने की एक पावर है, दैट इज नॉट गुड इनफ, ठीक है। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थॉट, 5 स्टेजेस हैं हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग की। ओरिएंटेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। दीज स्टेजेस, ये आपसे वाइवा में स्टेजेस के नाम तो पूछे जाते हैं मस्ट के, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। सो ये 5 स्टेजेस के नेम इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप याद करने हैं। फर्स्ट वन इज ओरिएंटेशन। As a first step, the problem must be defined and the important dimensions identified. Orientation, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि किसी भी काम से पहले, फॉर एग्जांपल आप लोग ही जब आते हो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, तो सबसे पहले आपका ओरिएंटेशन सेमिनार होता है, ठीक है। उसमें यही होता है कि आपको बताया जाता है, आपको डिफाइन की जाती हैं चीज़ें। फर्स्ट स्टेप यही होता है किसी भी प्रॉब्लम का कि उसको पहले अच्छे से डिफाइन किया जाए, ठीक है, उसकी डायमेंशंस का पता चले। Okay. Then the second step is preparation. In this stage, creative thinkers saturate themselves with as much information related to the problem as well. Secondly, आप क्या करते हो? Information gather करते हो कि जितनी आप information उस problem से related gather कर सकते हो, आप वो करते हो ताकि आपको उसके बारे में complete knowledge हो, ठीक है, उस problem से related. Thirdly is the incubation, ठीक है। अब इंक्यूबेशन का वर्ड ही यूज होता है कि ऐसे पीरियड के लिए जो आपका फ्यूटाइल होता है, ठीक है, इंक्यूबेशन में चला जाता है। कोई यानी कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही होती उसमें। मोस्ट मेजर प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस अ पीरियड व्हेन ऑल अटेम्प्टेड सॉल्यूशंस अपीयर फ्यूटाइल, ठीक है। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक दफ़ा हम उनको सॉल्व, उनकी हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, सब कुछ हमें पता चल गया रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, उसकी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारा कुछ, ठीक है, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रही, हम जो भी अटेम्प्ट्स कर रहे हैं उसको सॉल्व करने की, दैट आर गोइंग फ्यूटाइल, ठीक है, यूजलेस। एट दिस पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रोसीड ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल फॉर सम टाइम। अब इसमें क्या होता है कि सबकॉन्शियस लेवल पे चली गई है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो इस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद आता है हमारे पास इल्यूमिनेशन, ठीक है। अब इंक्यूबेशन की स्टेज में के बाद हमेशा एक वो इंसाइट आती है हमें, ठीक है, जिसमें ये होता है कि हम
हमें एकदम से एक माइंड में आइडिया आएगा क्रिएटिव थिंकर्स को कि यार ओ यार ये तो इसका सोल्यूशन इस तरह निकल आया, ठीक है। लाइक तो वो जो एक आहा वाली या यूरिका का वर्ड यूज किया इन्होंने, यूरिका इज अ क्राई ऑफ जॉय ऑन फाइंडिंग एन आंसर, ठीक है। जो आप कहते हैं यार याद आ गया, मतलब इस तरह की जो सिचुएशन होती है, दैट इज द फोर्थ स्टेज ऑफ क्रिएटिव thinkers. Finally, verification. The final step is to test and critically evaluate the solution obtained during the stage of illumination. फिर जो illumination की स्टेज में आपकी इनसाइट से एक सोल्यूशन आपको आया था, उसको टेस्ट करने का स्टेप होता है, दैट इज वेरिफिकेशन. नाउ सम क्वालिटीज ऑफ क्रिएटिव पीपल या क्रिएटिविटी प्रोफाइल जिसे हम कहते हैं, उनकी क्वालिटीज बताई हैं ऐसे लोगों की कि एन अनयूजुअल अवेयरनेस ऑफ पीपल, इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स, a high degree of verbal fluency, originality of ideas and expressions. Obviously originality यहाँ का वर्ड यहाँ इसलिए यूज किया है क्योंकि न्यू होते हैं आपके आइडियाज, ठीक है। जो न्यू आइडियाज दे रहा है बंदा, दैट इज इन क्रिएटिव थिंकिंग. जो प्री प्लान्ड, प्री प्रपोज्ड या जो प्रीवियसली यूज्ड आइडियाज हैं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वो क्रिएटिव थिंकिंग में नहीं आते. An ability to abstract, organize and synthesize, a high energy and activity level, persistence at tasks of interest, impatience with routine or repetitive tasks, a willingness to take risks, ठीक है, a vivid and spontaneous imagination in childhood, flexibility with numbers and concepts as well as flexibility in social situations. ये पहले ही बताया है मैंने कि रिजिड नेचर होना या रिजिडिटी होना आपकी पर्सनालिटी में, दैट इज नॉट अ गुड साइन. फ्लेक्सिबिलिटी इज रादर अ गुड साइन इन सोशल सिचुएशंस या फिर अपने कॉन्सेप्ट्स में फ्लेक्सिबल होना, ठीक है. यू कैन टेल दीज एज द क्वालिटीज ऑफ पीपल हु आर क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है. ये था आज का लेक्चर बच्चों. इसमें से कोई बात समझ नहीं आई तो बताएं. जी बच्चे सो गए हैं लगता है. आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस मैम. यस मैम. मैम आ रही है. जी कुछ समझ नहीं आया तो बताएं. हालांकि इसमें समझने वाला है सच कुछ नहीं है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमें पता है. थिंकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, और क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है. ऑल दीज आर द टर्म्स वी ऑलरेडी नो. जी जी बेटा. फ्यूटाइल का मीनिंग बताना. जी फ्यूटाइल का मीनिंग. फ्यूटाइल बेटा, फ्यूटाइल कहते हैं इन वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस. यानी जिस चीज़ का कोई फ्रूटलेस है, यूजलेस है, कि आप कोई किसी चीज़ की कोशिश कर रहे हो लेकिन उसका कोई फल नहीं निकल रहा, दैट इज फ्यूटाइल. एक्सक्यूज मी मैम. जी बेटा. मैम वो एलएमएस पे जो है वो लेक्चर्स शो हो रहे हैं लेकिन काउंसलिंग आवर्स नहीं शो हो रहे. बेटा काउंसलिंग आवर्स शो होंगे आपको, जो आपके सेशंस है ना, एलएमएस क्योंकि अपडेट हो गया है, सेशंस आपके नीचे आ रहे हैं, स्टडी मटेरियल के अंदर लेक्चर्स हैं. जो सबसे स्टार्ट में रीड दिस फर्स्ट वाली जो हेडिंग है, और जी, उसके जी. अंदर वेलकम नोट है, फिर इंस्ट्रक्टर प्रोफाइल है, इस तरह की जो 3-4 हेडिंग्स हैं, उसके एंड पे काउंसलिंग आवर्स की हेडिंग है, ठीक है. ओके उस काउंसलिंग आवर्स में आपके काउंसलिंग आवर्स मेंशन है, ठीक है. ओके. और उसमें भी ये है कि इफ़ यू वांट टू, आई विल टेल यू हियर, कि अगर आप लोगों ने ऑन कैंपस आना है, किसी ने कुछ समझने, ठीक है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी मुझे पहले मेल करें, देन दे कम टू द ऑन कैंपस, ठीक है. तो हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे. एंड सेकेंडली, अगर किसी ने ऑनलाइन कुछ समझना है तो हम जूम की मीटिंग में भी उन काउंसलिंग आवर्स में कोई जूम की मीटिंग कंडक्ट करके भी जो भी आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं. जी बेटा. मैम आपने मुझे एनरोल नहीं किया हुआ एलएमएस पे. अच्छा अच्छा, जो बच्चे मैंने पहले भी बताया था कि जो बच्चे एनरोल नहीं है एलएमएस पे, वो मुझे मैसेज वो मेल कर दें एक, ठीक है. मैं अभी बेटा, आप मुझे मेल करो, मैं आपको अभी एनरोल कर देती हूँ. थैंक यू मैम. और साथ प्लीज़ मेल के, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, तो मुझे अपना सब्जेक्ट और सेक्शन भी लिखा करें ताकि मुझे पता चल जाए कि बच्चे ये तो कह रहे होते हैं एनरोल कर दें, बट कौन से सब्जेक्ट में, कौन से उसमें करना है, दैट इज़ कंफ्यूजिंग, क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ है बच्चों की. मैम अभी वो बिहेवियर साइंसेस के असाइनमेंट के मार्क्स ना लगाए आप?
नहीं बेटा, बिहेवियर साइंसेस के असाइनमेंट के मार्क्स मैंने भी अपलोड नहीं किए। और मेरे साथ जो दूसरा सेक्शन है बिहेवियर साइंसेस का, मेरे पास नहीं है, जो दूसरी टीचर हैं, दूसरे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके साथ जो है ना मुझे एक असेसमेंट प्लान डिवाइस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक जैसा असेसमेंट प्लान देना है, ठीक है। तो अगर उसमें ओके मैम। असाइनमेंट नहीं होगी तो फिर आपके असाइनमेंट्स मैंने ले तो लिए हैं, दे विल बी कंसिडर्ड एज अ होमवर्क, ठीक है। वो ग्रेडेड रखते हैं अब उसको, यानी दैट विल आई टेल यू ओके मैम। फ्यू डेज, जब आपका असेसमेंट प्लान मैं अपडेट कर दूंगी, इसी वीक में कर दूंगी वैसे, वो भी एलएमएस पे आपका असेसमेंट प्लान, ओके ठीक मैम। है। चलो, और किसी मैम बच्चे ये को क्वेश्चन? लेक्चर मेल कर दें मैम। बेटा वो मैं मेल कर देती हूँ, लेक्चर भी रिकॉर्डिंग भी फॉरवर्ड कर दूंगी, एंड एलएमएस पे भी अपलोड हो जाएगा इन योर सेशन 6 आई गेस, ओके मैम। ठीक है। 9th लेक्चर वहाँ पे ओके। अटेंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।